हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 9 और शॉर्ट इन अ मार्केट। एक शॉर्ट होता है ना, वो किस तरीके से मार्केट में पहुंचता है, तो वहाँ तक का उसका सफ़र किस तरीके का रहता है, उसके वहाँ से शुरू होने से लेके एंड आपके बॉडी के ऊपर पहनने तक का पूरा सफ़र आज हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से उसकी पूरी की पूरी लाइफ हिस्ट्री रहती है। जैसे आपकी लाइफ हिस्ट्री होती है कि आप 9 महीने मम्मी के पेट में होते हो, 9 महीने के बाद अपनी ज़िंदगी जीने के लिए आप मम्मी के पेट से बाहर निकलते हो, आप पहली बार सांस लेते हो, बाहर आके एक खुले वातावरण के अंदर सांस लेते हो। उसके बाद आप ज़िंदगी को जीते हो आप 50 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल, 1000 साल जीते हो। ठीक है, एग्जाम्पल के रूप बता रहा हूँ कि आप इतने साल तक जीते हो, बट उस पूरे दरमियान आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस आते हैं कि आप 5 साल के होते हो, आपको पढ़ाई शुरू करनी पड़ती है, आप 10 साल के होते हो, 18 साल के होते हो, आप 10th पास करते हो, आप 12th पास करते हो, आप कॉलेज जाते हो, आप अपने करियर के लिए आप कुछ ना कुछ करना शुरू करते हो, आप अपने किस फील्ड में आपको करियर बनाना है, आप उस चीज़ में जाते हो, राइट। तो पूरे शॉर्ट की कहानी भी कुछ ना कुछ इसी तरीके की होती है। किस तरीके की होती है, तो यहाँ देखो आप कि ये होती है आपकी एक शॉर्ट की कहानी, ये कि लाइफ साइकिल ऑफ द कॉटन शॉर्ट किस तरीके से होती है। सबसे पहले होता है कॉटन हार्वेस्टिंग। अब देखो, हार्वेस्टिंग का मतलब होता है फसल की कटाई, ठीक है, सबसे पहले होता है। उसके पहले भी क्या एक चीज़ होती है, कॉटन कल्टीवेटेड, मतलब कि खेती करना। सबसे पहले आपको कपास की खेती करनी पड़ती है। उस कपास की खेती के बाद सबसे पहले हार्वेस्टिंग होता है। हार्वेस्टिंग में क्या होता है, उस अनाज को काटा जाता है, उसको निकाला जाता है। उसको निकालने के बाद उसको सबसे पहले उसको अलग करने के लिए, क्योंकि देखो जब आप रुई देखते हो, उस रुई के अंदर देखो, आप ये दिख रहा है आपको, ये जो आपको वाइट दिख रहा है ना, ये वाला वाइट पोर्शन, ये वाला, वो बूढ़े दादा को मत देखना, ये जो आपको वाइट दिख रहा है ना, इसे हम कपास कहते हैं, इसे हम कॉटन कहते हैं। तो ये डायरेक्ट नहीं निकलता है, इसको पहले उसके उस सीड को निकालते हैं, उसको निकालते हैं, फिर उसको हम लोग स्पिनिंग में भेजते हैं, उसको कार्डिंग्स में भेजते हैं, उसको वीइंग्स में भेजते हैं, उसके डोरे, उसके रस्सी वगैरह बनाई जाती है, उसके अंदर से हम लोग अच्छे से उसको बुनाई वगैरह करते हैं। लाइक दिस, ये दिख रहा है आपको, ये सारा का सारा इसमें से बनता है। ये जो आपको वाइट दिख रहा है ना, इसको पूरा से पहले हार्वेस्टिंग किया जाता है, उसको निकाला जाता है, उसमें से जो कॉटन होता है उसको अलग किया जाता है, उसके अंदर जो वाइट ब्लैक कलर का बीज होता है उसको निकाला जाता है। दोनों को डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है, कौन किस तरीके का वो बीज है, अच्छा है, गंदा है, उसको जस्टिफाई करना पड़ता है, उसको अलग करना पड़ता है। उसके बाद इस तरह का कुछ पोर्शन रेडी होता है और उस पोर्शन को हम लोग यहाँ रखते हैं। फिर क्या शुरू होता है आपका, फिर आपका शुरू होता है किसी भी तरीके से क्या कपड़ा बनाना चाहते हो आपको शर्ट बनाना है, आपने शर्ट बनाया। आपके शर्ट बनाने के बाद क्या होगा, सबसे पहले तो ड्राइलिंग, वॉशिंग, शाइनिंग शुरू हो जाएगा। उसको ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, फिर उसकी पैकिंग की जाएगी, उसकी मार्केटिंग की जाएगी, रिटेल स्टोर में जाएगा, फिर कंज्यूमर में जाएगा, और आफ्टर दैट द लेस्ट या तो उसको रिड्यूस या रिसाइकल या उसको रीयूज़ किया जाएगा। रिड्यूस मतलब कि अगर आपको लगता है कि वो कपड़ा किसी के लायक नहीं है, उसको बर्न आउट ही करना पड़ेगा, तो लोग उसको बर्न आउट कर देते हैं, राइट। बड़ी से बड़ी ब्रांड्स होती हैं, वो क्या करती है, अपने कपड़े को बर्न आउट कर डालती हैं, राइट। करोड़ों रुपए के जो कपड़े होते हैं उसको बर्न आउट करती है, राइट। बहुत सारी ऐसे ब्रांडेड चीज़ें होती हैं जिनके बारे में आपको जब न्यूज़ को सुनने मिलता होगा कि भाई इस ब्रांड ने इस बार 2 मिलियंस के, 200 मिलियंस के, 300 मिलियंस के, 45 मिलियंस के, 50 मिलियंस के कपड़े जला दिए। क्यों? उसका रीज़न ये होता है क्योंकि उनको अपनी ब्रांड्स की वैल्यू संभालनी होती है। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है रिड्यूस करना, कि उस ब्रांड को हटा देते हैं, उसके बाद नया क्लोथ्स लेके आते हैं। फिर रीयूज़ करना, कुछ लोग होते हैं जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, फिर अपर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो क्या करते हैं, फिर रिच पीपल होते हैं, वो क्या करते हैं कि जिन कपड़ों को उसने पहन लिया, उनको लगता है कि अब इस कपड़ों की ज़रूरत नहीं है, तो उसको रीयूज़ के लिए कहीं पर डोनेट कर दिया, किसी को दे दिया, राइट। और रिसाइकल में क्या होता है कि कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जिनको हम लोग रिसाइकल के रूप में फिर से यूज़ कर सकते हैं। मतलब आपके घर की बात नहीं कर रहा हूँ कि अगर किसी का बनियान फट गया, उसको पोछे के रूप में यूज़ कर लिया, उसको रीयूज़ नहीं कहते हैं, ठीक है, ये बात याद रखना। रीयूज़ मतलब प्रॉपरली रीयूज़ करते हैं उसको। फिर रिसाइकल में क्या होता है कि उस कपड़े को फिर से रीयूज़ मतलब उस कपड़े को फिर से मैन्युफैक्चरिंग में भेजने के लिए बाद इसके यहाँ पे देखो, जब उसकी रिसाइकल की बात आती है ना, तो रिसाइकल उसको डायरेक्ट यहाँ से यहाँ शुरू होता है। ये जो आपको दिख रहा है ना ड्राई कलिंग, वॉशिंग वाला, रिसाइकल में यहाँ से डायरेक्ट ये पोर्शन आ जाएगा, ये ऊपर का पोर्शन नहीं होगा। क्लियर? रिसाइकल के टाइम ये सीधे डायरेक्ट ये हो जाएगा कि उसको वहाँ भेजा, उसको नया ब्रांडिंग दिया गया, उसमें जो कुछ भी कटे फूटे कुछ भी चीज़ थी उसको डिफ़ॉल्ट करके उसको अच्छे ठीक ठाक किया गया और वापस दे दिया गया। ये होता है आपका प्रॉपर एक शर्ट की साइकिल। ओके, ये होता है आपका सीड की पूरी जर्नी। किस तरीके से होता है कि अगर पहले प्लांट जो सीड होता है उसको ज़मीन में रखा जाता है, 1 वीक के अंदर उसमें सीडिंग्स आते हैं, पहले वीक के अंदर कि थोड़ा सा बाहर निकलता है, फिर 2 से 4 वीक के अंदर उसके अंदर ट्रू लीव्स आ जाते हैं।
जो उसकी पंते होते हैं, जो उसको आप देखते हो, आपको जो साइड की फोटो में आपको दिख रहा होगा अभी, ये दिख रहा है आपको नीचे डंडे वाला, ये इसके अंदर से निकलता है। उसके बाद धीरे धीरे 5 से 6 हफ्ते, फिर 8 हफ्ते, फिर 18 से 20 हफ्ते, फिर 25 वीक, ऑलमोस्ट 25 वीक के बाद आपको पहली बार आपको उसके अंदर कॉटन देखने को मिलता है। कॉटन का सीड से वहाँ तक का पहुँचने का उसके 25 वीक का पूरा सफ़र होता है, जिसके अंदर उसको बहुत भरपूर मात्रा में उसको पानी चाहिए होता है। उस पानी से ही हर एक चीज़ करती है। याद रखना, कपास को उगाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल, जिस जगह पे ब्लैक सॉइल होगी उस जगह पे बेस्ट कपास बनता है, याद रखना। ओके, आगे जो आपके चैप्टर की बात करता है कि आपके चैप्टर में क्या क्या दिखाया हुआ है। अब आपके चैप्टर में दिया हुआ है कि कॉटन फार्मर ऑफ द कुरनल, या फिर कह लो कुरनुल, ठीक है। अब ये लोग क्या करते हैं, एक टर्म आपको डिफाइन कर देता हूँ। कल्टीवेशन मतलब होता है खेती करना, और हार्वेस्टिंग करना मतलब, देखो यहाँ पे कल्टीवेशन लिखा है, यहाँ पे हार्वेस्टिंग लिखा है। उन दोनों का मतलब में थोड़ा डिफरेंस है। कल्टीवेशन का मतलब होता है खेती करना, हार्वेस्टिंग का मतलब होता है फसल को काटना, ठीक है। देखो, कल्टीवेशन ऑफ ए कॉटन इज़ ए वेरी एक्सपेंसिव एंड डिफिकल्ट टास्क, सबको पता है। उसको खेती करना क्योंकि बहुत लंबा प्रोसेस है, 25 हफ्तों तक रुकना पड़ता है, और 25 हफ्तों के बाद ये ज़रूरी नहीं होता है, उसमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि भाई कहीं पे भी उसमें कीड़े वगैरह कुछ ना लग जाए जो पूरी की पूरी उपज को ख़राब कर दे, पूरी उपज को ख़राब कर डाले, राइट। हार्वेस्टिंग करना पड़ता है, उसके जो ऊपर के कॉटन को बॉल्स होते हैं उनको कलेक्ट करना होता है, वही बहुत लंबा टास्क हो जाता है, राइट। और जो फार्मर्स होते हैं उनके पास बहुत बड़ी ज़मीनें नहीं होती हैं, राइट। कॉटन पता है क्या, एक तरीके का आपको सोने का पूरा चीज़ है। कॉटन है ना, वो एक टाइप का कह लो कि सोने का पौधा है, ठीक है। ये सोने का फ्लावर है, समझ लिया आप लोग। बट उसका यूज़ कहाँ पे होता है, उसका रीयूज़ कहाँ पे होता है पता है कि, अगर उसको अगर बड़े से बड़े लैंड स्पेस के ऊपर, बड़े लैंड एरिया के अंदर उसमें रखा जाए, उसमें उसका कल्टीवेशन किया जाए, उसमें उसकी खेती की जाए, तो आप जब आप उसको निकालोगे ना तब उसका बेनिफिट मिलता है। हाँ, लोग इसमें भी पैसा कमाते हैं, बट नॉट द मनी दैट जस्टिफाई दैट ऑल द हार्ड वर्क। समझ में आया कि जितना हार्ड वर्क कर रहे हैं ना, उस हार्ड वर्क में लिए उतना मनी जस्टिफाई नहीं कर पाता है। आगे बात करते हैं, जो लोकल ट्रेडर्स होते हैं उनके पास से फार्मर्स लोग हमेशा मनी को बोरो करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको अपने खेत के अंदर सीड्स के रूप में कल्टीवेशन खेती करने के लिए उस सीड्स को खरीदना पड़ता है। और सीड कहाँ से खरीदते हैं? वो लोकल ट्रेडर से खरीदते हैं। और जो लोकल ट्रेडर होते हैं वो उनके साथ इस तरीके की ट्रीटी साइन करते हैं, इस तरीके का उनके साथ कहते हैं ना कि एक छोटा सा खेल खेलते हैं, जिसमें वो लोग ये कहते हैं कि हम आपको सीड देंगे और आपको इसी प्राइस के अंदर, सपोज कि अगर मार्केट में भाव चल रहा होगा 20 रुपये, तो वो जब उसको सीड दे रहा है ना, तो सीड के साथ साथ उसको एक चीज़ कहता है कि अब ये सीड ले जाओ, बट इस सीड के पैसे मेरे को नहीं चाहिए, ठीक है। वो ये कमिटमेंट करता है कि इस सीड के पैसे मेरे को नहीं चाहिए, बट मैं आपसे जब आपकी 25 वीक के बाद, जब आपके पास पूरी की पूरी कॉटन की सारी सब कुछ होने के बाद, आप जब पूरी खेती को, फसल को काट लोगे और आपके पास स्टोर रूम में पड़ी होगी, तब मैं उस पूरे के पूरे माल को, इस पूरे के पूरे स्टोरेज को मैं 15 रुपये में खरीदूँगा। मतलब अगर उस टाइम पे अगर पूरा का पूरा भाव चला गया 20 से 25 रुपये या फिर 35 रुपये, फिर भी उस फार्मर को मजबूरी में अपना पूरा का पूरा माल कितने में बेचना पड़ेगा? सिर्फ और सिर्फ 15 में बेचना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसने अपने कमिटमेंट को उस टाइम पे जस्टिफाई नहीं कर पाता, उस टाइम पे अपने कमिटमेंट से हट सकता नहीं, क्योंकि जब उसको पैसे की ज़रूरत थी, जब उसको उस सीड की ज़रूरत थी, तब उस लोकल ट्रेडर ने उसकी हेल्प की थी और साथ में उसके साथ ये ट्रीटी साइन करवाई थी। अब होता ये है कि उसके पास से तो उसने ऑलरेडी 25 या 15 रुपये में खरीद दिया है। अब उस टाइम पे मार्केट का भाव चल रहा है 20 रुपये, उसको ऑलरेडी प्रॉफिट में है, वो अपने सीड्स के पैसे भी निकाल लेता है, और सीड के बाद उसके बाद जिसको प्रॉफिट होता है वो बहुत लंबा और बहुत बड़ा प्रॉफिट होता है। ओके, आगे बात करते हैं क्लॉथ मार्केट ऑफ द ई रोड। अब जो ई रोड होता है ना, वो वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट है बी वीकली का। बी वीकली मतलब ये कह रहा हूँ कि द्वितीय साहित्यायिक, मतलब कह लो कि ऐसा एक मार्केट है पूरे वर्ल्ड के अंदर जो वीकली बेसिस पर चलता है, और वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट है पूरे वर्ल्ड के अंदर, जो कि एग्जिस्ट करता है आपका तमिलनाडु के अंदर। क्या आपको साइड में फोटो दिख रहा है? ये आपका उस क्लॉथ मार्केट का फोटो है, राइट। यहाँ पे आपको हमेशा याद रखना विम्स आपको देखने को मिल जाएंगे। मतलब ऐसी चीज़ें आपको मिल जाएंगी जो सिर्फ कॉटन के कपड़ों से बनी होती है, आपको वो चीज़ देखने को मिल जाएंगी। ओके, यहाँ पे होता है क्या पता है कि सारी की सारी चीज़ों की, या फिर कोई भी आप क्लॉथ वेयर लेने जाओ, कोई भी कॉटन के कपड़े लेने जाओगे, कोई भी कपड़े लेने जाओ, आपको सस्ते दाम पे मिल जाते हैं,
राइट। उसके बाद यहाँ पे लोग क्या करते हैं कि इन चीज़ों को लोग एक्सपोर्ट करते हैं, मतलब इनके पास देखो, इनके पास जितना कुछ नॉलेज है, जो कुछ भी है वो एग्जिस्टिंग करता है, इट्स ओके। बट ये लोग जो बड़े बड़े व्यापारी लोग होते हैं, जो बड़े बड़े दिल्ली के व्यापारी होते हैं या किसी भी जगह पे व्यापारी होते हैं, वो क्या करते हैं कि इनके पास से इन मालों को थोक में उठाते हैं। क्यों? क्योंकि ये लोग बून बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ऊन होता है ना, ऊन आपका। ये लोग मोस्ट ऑफ ऊन को व्यापार करते हैं, ऊन बनाते हैं। अब मैं आपको ऊन को फोटो दिखाता हूँ आपको एक बार। ये इसे हम कहते हैं यून। अब जो ये आपको ये ऊन है ना, ये सबसे ज़्यादा आपको कहाँ मिलता है? उस ईरोड के मार्केट के अंदर मिलता है। कहाँ मिलता है? ईरोड के मार्केट के अंदर ये आपको मिल जाता है। और ये वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट है पूरे वर्ल्ड में, ईरोड का। ईरोड जहाँ पे, जिसके अंदर आपको ये सारा, ये जो चीज़ दिख रही है ना, सिल्क वाली चीज़ें, ये कॉटन के जो पूरे गुत्थे होते हैं, राइट, वियरिंग्स होते हैं। अब ये आपको मिल जाते हैं, ठीक है। बुनकर इसको हम कहते हैं, बुनकर, या फिर उसको कहते हैं बुनारा, राइट, हिंदी का वर्ड है, टिपिकल वर्ड है, ठीक है। ये आपको कहाँ मिलते हैं? ईरोड में मिल जाते हैं। तो अब बड़े बड़े व्यापारी क्या करते हैं पता है? इसके पास से इसको ले लेते हैं एकदम सस्ते भाव पे, राइट, बल्क में उठा लेते हैं। और बल्क में उठा लेने के बाद जो पूरा बार्गेन सिस्टम होता है उसको हम कहते हैं पुटिंग आउट सिस्टम, राइट, जो मर्चेंट्स और वियरिंग्स के बीच में होता है। मतलब मर्चेंट्स और वियरिंग्स मतलब जिन बुनकर होते हैं और जो मर्चेंट्स होते हैं, राइट, उन दोनों के बीच का जो लेन देन की प्रोसेस होती है वो किस पे डिपेंड होती है? उसको एक नाम दिया गया पुटिंग आउट सिस्टम। क्यों? क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, जो वियरिंग्स बना रहे हैं ना, जो ये बून की खेती कर रहे हैं या फिर जो बून बना रहे हैं, इनके पास टिपिकली बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ता है, क्योंकि इनको पूरी की पूरी चीज़ें आपको दिख रही हैं, ये बून बना रहा है, ठीक है, ये वो ऊन बना रहा है, ठीक है। अब ये ऊन बना रहे हैं तो ये हाथ से मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। हाँ, नो चांस आज की डेट में ऑनलाइन और टिपिकल मशीन्स वगैरह हैं अवेलेबल्स, फिर भी इनको हाथ से बनाया जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं कि ये सब होने के बाद क्या होता है। तो जो बड़े बड़े गारमेंट एक्सपोर्टर्स हैं, जो उनकी बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज दिल्ली में लगी है, वो क्या करती है? इनको खरीद लेती है। और जो वहाँ से जो कपड़ा आ रहा है, कपड़ा नहीं आ रहा है, वहाँ से जो ऊन आ रहा है, उस ऊन को यहाँ पे लाया जाता है एकदम कम भाव में, ठीक है। और वो लोग क्या करते हैं, अब यहाँ पे दिल्ली के अंदर आ गए हैं, तो दिल्ली के अंदर सबको पता है कि भाई बहुत बड़ा एक ऐसा लेबर हब है कि यहाँ जहाँ पे आपको लेबर्स आपको इजीली मिल जाते हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्री में काम करने वाले। तो वो लोग क्या करते हैं, उनके पास से वो ऊन को सस्ते दाम पे ले लेते हैं, यहाँ पे आके उसको कन्वर्ट करते हैं कॉटन कपड़े के अंदर, और उस कॉटन के टी शर्ट को या शर्ट को वो बेचते हैं यूएस, यूरोप, एक्सपोर्ट करते हैं बड़े बड़े बिजनेसमैन, राइट। और वो भी इतना स्टैंडर्ड और इतना क्वालिटी टाइम्स को कंज्यूम करते हुए, बचाते हुए, इतना अच्छे से मैन्युफैक्चरिंग करते हुए उसको वहाँ तक देते हैं कि उनको वहाँ से मैक्सिमम जितना हो सके उतना प्रॉफिट हो वहाँ से कमा पाए। क्यों? उसका एक रीज़न होता है, उनके पास है ना एक चीज़ की कमी नहीं होती है, वो होती है लेबर वर्क की। वो लेबर वर्क के पास से या फिर कह लो मजदूर के पास से वो उनके पास से बहुत ज़्यादा काम निकलवाते हैं, हद से ज़्यादा काम उनके पास से निकलवाते हैं। और होता ये भी है कि जब उनके पास से हद से ज़्यादा काम निकलवाते हैं तो आपको लगता होगा उनको बहुत सैलरी मिलती होगी। नहीं, याद रखो जो लास्ट लाइन में लिखा हुआ, मैंने लिखा है, क्या लिखा है? मोस्ट हायर्ड वर्कर आर द टेम्परेरी एंड गेटिंग अ लो सैलरी। अब सिंपल सी बात है, अगर उनको हायर किया गया है तो परमानेंट जॉब नहीं होते। जब तक ऊपर से इंपोर्ट हो रहा है, जब तक ऊपर से डिमांड है बाहर के देशों में, जब तक डिमांड से तब तक इनका काम चलेगा। डिमांड खत्म, इनका काम खत्म, राइट। ये इनके इस तरीके होता है। अब देखो सिंपल सी बात है, जब यहाँ से उस शर्ट को यूएस में भेजा गया तो सिंपल सी बात है, अगर हमने उसको इन रुपीज़ में भेजा है, राइट, हमने यहाँ से उसको जब भेजा था, जब हमने उसको एक्सपोर्ट किया था, तो हुआ क्या था कि हमने उसको इन रुपीज़ में भेजा था। होता है ना, हर कंट्री का एक पैसे का, एक करेंसी का एक सिंबल होता है, एक नेम होता है। जैसे यूएस के अंदर होता है डॉलर, तो इंडिया के अंदर क्या है? रुपीज़ या आरपी, हम कहते हैं ना, आरएस लिखते हैं, आर रुपीज़, राइट। तो उस तरीके से यूएस के अंदर क्या है? डॉलर। तो सिंपल सी बात है, जब यहाँ से इन लोगों ने एक्सपोर्ट किया, तो जब एक्सपोर्ट किया वो करेंसी थी रुपीज़ में, पर जब उन लोगों ने उसको रिसीव किया और उसको बेचा तो किस में बेचेंगे वो लोग? वो बेचेंगे यूएस डॉलर के अंदर। मतलब अगर एक शर्ट शोल्ड होती है 200 रुपये के अंदर, जब वो एक्सपोर्ट होके सेंट्रल लेवल पे जाके यूएस के अंदर जाती है तो वो बिकती है 1200 रुपये के अंदर, राइट। अब इसके अंदर आपका इंपोर्ट भी आ चुका है,
इसके अंदर आपका एक्सपोर्ट ड्यूटी आ चुकी है, इसके अंदर आपका एडवर्टाइजमेंट आ चुका है, इसके अंदर आपका स्टोरेज, इसके अंदर आपका परचेसिंग, इसके अंदर आपका प्रॉफिट, हर एक चीज़ आ चुकी है। इतना याद रखो कि जब अगर वो 1200 में उस शर्ट को बेच रहे हैं ना, तो उसके ऊपर वो 900 रुपये का प्रॉफिट तो कमाता ही है, राइट। अब सिंपल सी बात है, अब इन सबको आप कैलकुलेट करो, ठीक है। 400 प्लस 200 प्लस 300, 900 हो गए ऑलरेडी। अब आप बोलोगे कि सर 900 रुपये प्रॉफिट, मतलब इस शर्ट को इनडायरेक्टली बेचा जाएगा 200 रुपये या फिर 2000 रुपये में, या कह लो 1800 रुपये में शर्ट को बेचा जाएगा। क्यों? क्योंकि हमको दिख रहा है यहाँ पे कि उसको एक शर्ट के ऊपर 900 रुपये का प्रॉफिट है, उसमें वो 400 रुपये की एडवर्टाइजमेंट कर रहा है। अब उसके अंदर वो 200 रुपये का स्टोरेज का पूरा माल को स्टोर करके उसको सेफली रखने का वो खर्चा उठा रहा है 200 रुपये। कितने हुए? 400 प्लस 200, 500, 600। क्लियर? अब परचेस कर रहा है, और जब लोगों के पास से वो खरीद रहा है, जैसे कि अगर मैं एक डीलर हूँ, जब मैं उसको बेच रहा हूँ और वो मुझसे खरीद रहा है, तो मैं एक ही शर्ट को मैं 300 में बेच रहा हूँ। क्यों? अब मैं किसी और के पास से, या मैं कह रहा हूँ कि मैं किसी ईडर गार्डन से, या फिर कह रहा हूँ कि मैं जहाँ से ये पूरा बन के आ रहा है, मैं दिल्ली की किसी, ऐसे कह रहा हूँ कि एक टिपिकल मार्केट में से मैं पूरा का पूरा माल 100 रुपये में लेके आ रहा हूँ, ठीक है। एक ऐसे बड़े डीलर के रूप में मैं सारा का सारा जितने भी कपड़े हैं, जितने ब्रांडेड कपड़े हैं, उन सबको 100 रुपये में लेके आ रहा हूँ। मैं आगे अपने डीलर्स को, जो सब डीलर्स हैं, मैं उनको बेच रहा हूँ 300 में, राइट। अब वो 300 में खरीदते हैं, राइट। अब मेरा चाहे प्रॉफिट 200 रुपये था, अब वो लोग इसके ऊपर क्या करेंगे? अब वो लोग इसके ऊपर 200 रुपये ऐड करेंगे उसको स्टोरेज करने के लिए, उसके ऊपर 400 रुपये की एडवर्टाइजमेंट करेंगे अपने लोकल एरिया के अंदर, राइट। तो हुआ कितना कि 300 प्लस 200, 500, 500 प्लस 400, 900 रुपये हो गए। अब 900 रुपये ऑलरेडी उसने एक शर्ट के ऊपर इन्वेस्ट कर दिए। अब होगा क्या कि अगर उस शर्ट को अगर वो 1200 में बेचता है तो सिर्फ 200 रुपये प्रॉफिट कर रहा है, बट वो करेगा क्या? उस भाव को डबल कर देगा, राइट। उस भाव को कर देगा कितने? 1800 रुपये कर देगा। इसलिए आपने कहा कोई आप शर्ट को देखते हो ना, तो शर्ट का प्राइस टैग हमेशा 1500, 700, 799, 899, 599, 1900। किसी आपने देखा नहीं होगा उसमें 2000 एग्जैक्ट फिगर लिखा नहीं आता है, 2000 होगा, फिर उसके बाद 100 लिखा होगा, या 2200, 2500, राइट। 3000 कहते हैं ना, 399, 499। तो ये जो टिपिकल वर्ड्स होते हैं, जो 99 फिगर्स होता है ना, ये भी इनकी मार्केट स्ट्रेटजी होती है। इनका जो प्रॉफिट ऑफ वैल्यू होती है ना, ये इसी फिगर्स के अंदर घूम रहे होते हैं। इसलिए जब आप उनसे बार्गेनिंग करते हो तो उसलिए वो बार्गेनिंग करने के लिए हाँ कहते हैं। अब सिंपल सी बात है, अगर एक शर्ट के ऊपर 900 रुपये कमा रहा है और मैं उसको कहता हूँ कि नहीं भाई, अब ये जो 18 का जो शर्ट है या फिर 2000 का शर्ट है, वो मेरे को 1500 में चाहिए, तो भी वो हंसते हंसते बेचेगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि मैं इस शर्ट के ऊपर ऑलरेडी पैसा कमा चुका हूँ, या इसके ऊपर ऑलरेडी प्रॉफिट में हूँ। हाँ, अगर मैं उसको कहता हूँ कि मुझे ये शर्ट 1000 में चाहिए, तब वो मुझे को मना करेगा। क्यों? क्योंकि इसके ऑलरेडी इसके अंदर 900 रुपये लगे हुए हैं, तो वो 100 रुपये के लिए मेरे साथ वो माथाकूट नहीं करेगा, या मेरे साथ वो कुछ भी बातचीत ज़्यादा कुछ करेगा नहीं, क्योंकि उसको पता है कि इसके अंदर उसका मार्जिन बहुत कम हो चुका है। इसलिए इस शर्ट को या फिर इस कस्टमर को जितना हो सके उतना मना करके इसको यहाँ से बाई करके इसको निकाल दूँ यहाँ से, राइट। तो ये पूरा का पूरा आपका ये पूरा का पूरा चेन मार्केट के रूप में चलता है। किस तरीके से शर्ट को खरीदा जाता है, किस तरीके से शर्ट आप तक पहुँचता है, किस तरीके से मार्केटिंग की जाती है। आगे बात करते हैं कि मार्केट एंड द इक्वालिटी। अब देखो, इसके बारे में आपको बहुत पहले से समझाता आ रहा हूँ कि इक्वालिटी किसी भी सेक्टर्स में इक्वालिटी आपको जस्टिफाई नहीं करती है। जो बिग बिजनेसमैन होते हैं वो बनाते हैं ह्यूज प्रॉफिट, पर जो बैक रूट्स वाले कहते हैं ना, कि जो जिनके पास से एक पूरा चीज़ निकलती है, वो कहते हैं ना कि किसान की रोटी खाने वाला तो बहुत अमीर होता है, पर जब उस अपज को उस गेहूँ को बनाने वाला, जो उस गेहूँ को उगा रहा है, जो फार्मर है, वो बहुत पुअर है। उसका रीज़न मैंने आपको बता दिया, किस तरीके से वो जो लोकल ट्रेडर्स होते हैं वो उनका एक्सप्लोटेशन करते हैं, वो उनके साथ ज़्यादा अच्छे से व्यवहार नहीं करते, वो कुछ भी करके उनके पास से कम दाम में सब कुछ लेने की बात करते हैं। आगे सब कुछ मैंने आपको डिटेल में सब कुछ बता दिया है, अदरवाइज़ इसको एक बार आप रीड कर सकते हो। सॉरी, ठीक है। अब देखो, ये आपका मैंने आपको बताया ना आपको, ये यम वाला, कि ये किस तरीके से बनाते हैं, वियरिंग्स कैसे बसता है, तो ये इस तरीके से बनता है, इनको हाथ से बनाया जाता है। बहुत ही हार्ड वर्किंग टास्क होता है, ये इतना इजी टास्क नहीं होता है, राइट। बट इनको सेल करना बहुत इजी होता है, क्योंकि इसकी डिमांड कभी ख़त्म नहीं होती। क्योंकि कॉटन, कोई इंसान खेत में जाके कोई उपज बना हुआ है, कोई कॉटन लगा हुआ है, उसको डायरेक्ट निकाल के उसको उसी के अंदर से सीधा वो रस्सी बना के उसके कपड़े बनाना शुरू नहीं कर देगा। उसको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए इसकी डिमांड 24 घंटे, या कह लो कि इसकी डिमांड लाइफ टाइम रहती है।
हाँ, इसके अंदर कंपटीशन आ सकता है कि कोई इंसान अगर 10 में बेच रहा है, कोई 9 में बेच रहा है, कोई 8 में बेच रहा है, कोई 5 में बेच रहा है, किसी के पास बहुत ज़्यादा फार्मर्स हैं, उसको पहले अपने 5 साल में उसको खाली अपना मार्केट स्टेबल करना है, तो हो सकता है वो 3-3 रुपये में बेच दे, राइट। डिपेंड करता है कि ये आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि कितना भाव बेचना है, वो उनको डिपेंड करता है। मतलब इसकी डिमांड कभी खत्म नहीं होती है, और इनको हैंड मेडिड बनाया जाता है, इनको हाथ से बनाया जाता है, बहुत ज़्यादा इसको प्रेशराइज करके, मतलब बहुत ध्यान से बनाया जाता है। ऐसा नहीं होता कि भाई इसको बना दिया तो बना दिया, अब इसका जो होना होगा। क्यों? अब वो इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि उसको पता होता है कि अगर ये माल परफेक्ट नहीं गया तो आगे जाके कपड़ा भी परफेक्ट नहीं बनेगा, राइट। और अगर कपड़ा परफेक्ट नहीं बनेगा तो सिंपल सी बात है कि वो जो धागा होगा वो कितनी जगहों पे यूज़ किया गया होगा, उनको खुद को आइडिया नहीं होता है। तो राइट, अब वहाँ पे जाके अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट वालों ने अगर उस चीज़ को देखा, उसकी क्वालिटी को जस्टिफाई नहीं कर रहा है, उसकी डिमांड ऊपर से नहीं आ रही है, उनको कपड़े पसंद नहीं आ रहे हैं, तो सिंपल सी बात है उसका सारा का सारा एलिगेशंस डायरेक्ट रूट पे पहुँचता है कि जहाँ पे ये लोग इस वियरिंग्स को या फिर कह लो इस यर्म को बनाते हैं। क्लियर? ओके। अब आगे जो गिनिंग्स मिल होती है, आउटिंग पोर्ट सिस्टम आपको बता दिया मैंने, एक्सपोर्ट आपको बता दिया, प्रॉफिट आपको बता दिया कि कौन प्रॉफिट में ज़िंदगी जीता है। ओके, तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।